टेबल से शादी। अंश ने निमी को गोद में उठाया और रूम में लेकर चला गया। सभी घर वालों को अंश के गुस्से का कारण समझ में आ रहा था। अंश ने निमी को ले जाकर बेड पर बिठाया, फिर उसके पैर को देखने लगा जिस पर सीरियस मोच आई हुई थी। निमी एकदम चुपचाप किसी बच्चे की तरह बैठे हुए अंश को देखे जा रही थी, जिसकी आंखों में डर, दर्द, चिंता और प्यार साफ साफ नजर आ रही थी। अंश ने निमी के पैर के नीचे पिल्लो रखा, फिर उसके सिर के चोट को देखने लगा, जो ज़्यादा गहरी नहीं थी। अंश पूरी तरह से तसल्ली करने के बाद अपनी गुस्से भरी आंखों से निमी को देखने लगा, जिसे देखकर निमी ने अपना सिर नीचे कर लिया और खुद को डांट खाने के लिए प्रिपेयर करने लगी। अंश निमी से कुछ कहता, इससे पहले उसका फ़ोन बजने लगा। अंश ने एक नज़र निमी को देखा, फिर अपने फ़ोन को पिक करते हुए बालकनी की तरफ चला गया। अंश को जाता देखकर निमी चैन की सांस लेते हुए खुद से बोली, ओ गॉड, अभी तो बच गई, आगे भी बचा लेना प्लीज़। पर शायद आज भगवान भी निमी के साथ नहीं थे। अंश जल्दी से बात करके आ गया, फिर निमी को देखकर बोला, कैसे हुआ ये? अंश की आवाज़ से निमी धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर करके उसे देखते हुए बोली, वो गलती से गिर गई। निमी की आवाज़ बहुत धीरे थी, जिस वजह से अंश उसे नहीं सुन सका। वो फिर से बोला, तेज बोलो। ये सुनकर निमी ने फिर से धीरे से ही कहा, गिर गई थी। अब अंश निमी के बिल्कुल पास आ गया और उसे देखकर बोला, कैसे गिर गई? निमी बोली, पैर स्लिप हो गया था। अंश स्ट्रिक्ट टोन में बोला, सच सच और पूरी बात बताओ, नहीं तो मैं सीसीटीवी फुटेज मंगवा लूँगा। निमी ये सुनते ही सब सच सच बोलने लगी, जिसे सुनकर अंश का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और वो गुस्से से बोला, तुम हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हो जिससे तुम्हें चोट लगती है। तुम आराम से क्यों नहीं रहती हो? क्या तुम्हें मेरी जरा से भी फिक्र नहीं होती है? तुम्हें इस तरह से देखकर पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करनी होती है। अंश की बातें सुनकर निमी को बुरा लगा, पर उसे पता था कि अंश को भी बुरा लग रहा था उसे ऐसे देखकर। शायद अंश की जगह वो खुद भी होती तो उसका भी यही हाल होता। पर जब निमी ने देखा कि अंश शांत ही नहीं हो रहा था और लगातार उसे डांटे जा रहा था, निमी अपने सिर को पकड़कर एक्टिंग करते हुए बोली, आह, दर्द हो रहा है। फिर क्या था, इतना सुनते ही अंश का सारा गुस्सा चिंता में बदल गया और वो निमी की चोट को छूते हुए बोला, क्या हुआ निमी, ज़्यादा दर्द हो रहा है? रुको, मैं भी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। इतना बोलकर अंश अपने फ़ोन को निकालने ही वाला था कि तभी निमी उसका हाथ पकड़कर बोली, नहीं ठीक है, बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अंश ने जल्दी से निमी को अच्छे से बेड पर लिटा दिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, सो जाओ, अच्छा लगेगा, दर्द भी नहीं करेगा। निमी ने भी अपनी आंखें बंद करके अंश का हाथ पकड़ लिया। अंश ये देखकर स्माइल करने लगा और उसके सिर पर किस कर दिया। उधर हर्ष जब कॉलेज आया तो उसे पता चला कि निमी आज जल्दी चली गई है। यह जानने के बाद हर्ष ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि क्यों न वो एक बार निमी को कॉल करे। पता नहीं क्यों, पर आज उसे निमी की आवाज़ सुनने का मन कर रहा था। कुछ सोचकर वो निमी को कॉल करने लगा। ये पहली बार था जब हर्ष ने निमी को कॉल किया था। उसके पास निमी का नंबर हमेशा से था, लेकिन कभी भी उसने निमी को कॉल नहीं किया था। इधर निमी नींद की आगोश में जा चुकी थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। किसी अननोन नंबर को देखकर अंश ने खुद ही कॉल रिसीव किया। फ़ोन पर किसी लड़के की आवाज़ सुनकर हर्ष एक पल के लिए चौंक गया और सोचने लगा कि क्या निमी इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। तभी सामने से अंश की आवाज़ आई, अब
जो भी हैं, निमी से अभी बात नहीं हो सकती है, वो सो रही है। हर्ष अपने हाथ में अपना फ़ोन लिए अंश की बातों को ही याद कर रहा था और खुद से ही बोला, क्या निमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती है? क्या सच में वो उससे प्यार करती है? हर्ष के मन में बहुत से सवाल थे, पर उसका जवाब तो शायद निमी के पास ही उसे मिल सकता था। वहीं आदि भी अपने रूम में अपने फ़ोन को पकड़े हुए उसमें तनुश्री की फ़ोटो को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ साफ देखा जा सकता था। तभी मिता उसके रूम में आई। मिता को देखकर लग रहा था कि उसे भी आज जो कुछ भी घर में हुआ उसका पता चल चुका था, पर मिता को अंश पर पूरा भरोसा था। अगर अंश ने कुछ किया था तो उसमें कहीं ना कहीं आदि की भलाई ही छुपी होगी। मिता बोली, आदि ने कहा, प्लीज मिता, अगर तू भी भाई की तरफदारी करने आई है तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। मिता बोली, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने आई हूँ। मैं तो बस तुझे ये कहने आई हूँ कि एक बार जरा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। कभी कभी जो आंखें देखती है वो सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। शायद इसी को नज़र और नज़रिए का अंतर कहते हैं। एक बार अपने नज़रिए को बदलकर चीज़ों को देखने की कोशिश करो। आदि बोला, नज़रिए बदलने से सच नहीं बदलेगा, और सच यही है कि भाई की वजह से आज मैंने मेरी तनुश्री को खो दिया, मैंने अपना प्यार खो दिया। मिता आकर आदि के बगल में बैठते हुए बोली, प्यार, कमाल है ना प्यार, जो करीब 21-22 दिन पहले ज़िंदगी में आता है, उसकी वजह से आज 21 साल से हम जिस इंसान के साथ रहें उसे ही नहीं पहचान पाते हैं। भाई ने खुद को हमेशा सबसे दूर रखा, लेकिन मुझे हमेशा से उनका प्यार चाहिए था जो मुझे कभी नहीं मिला। मैं हमेशा चाहती थी कि भाई मुझे बहुत प्यार दे, जैसे एक छोटी बहन को चाहिए। मिता रुककर आगे बोली, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे हमेशा से लगता था कि भाई के दिल में कहीं ना कहीं हमारी एक जगह है, क्योंकि वो हमेशा हमारी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखते थे, पर जताते कभी नहीं थे। खामोशी से सब करते थे, फिर पीछे हो जाते थे। आदि ने कहा, हाँ, क्योंकि वो हमेशा से एक पत्थर दिल इंसान रहे हैं। मिता ने पूछा, और इसकी वजह क्या थी? ये हमने जानने की कोशिश की क्या? जिस प्यार की वजह से तुम भाई को इतना कोस रहे हो, तुम्हें क्या पता है उसके बारे में? कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है तो सिर्फ उसका नाम, और क्या है जो तुम जानते हो? वो कौन थी, कहाँ से आई थी? कुछ भी तो नहीं। मैंने जीजू से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि। तभी आदि बीच में टोकते हुए गुस्से से बोला, बस मिता, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। वो अब मर गई है और उसका कारण अंश मित्तल है। मिता ने यह सुनकर कहा, तुम पागल हो गए हो आदि, पहले तो ऐसे नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही इस प्यार की पट्टी हटेगी और तब तुम बहुत पछताने वाले हो। मिता ये बोलकर रूम से चली गई। जब मिता भी आदि को समझाने में नाकाम रही तो काव्या उसके पास आकर बोली, अभी उसे छोड़ दे, वो कुछ नहीं सुनने वाला है। मिता ने कहा, हाँ मॉम। इधर अंश ने निमी के फ़ोन को साइलेंट मोड पर डालकर साइड में रख दिया। वो नहीं चाहता था कि कोई भी निमी को डिस्टर्ब करे। अंश खुद सोफे पर बैठकर ऑफिस का काम करने लग गया और साथ ही उसने सभी को तनुश्री के बैकग्राउंड का पता करने के लिए भी बोल दिया। अंश ने जितना संदीप के मुंह से तनुश्री के बारे में सुना था, उसमें उसने कभी भी उसके परिवार का कोई जिक्र नहीं किया था, और संदीप ने भी उसे कभी नहीं बताया था कि तनुश्री की फैमिली कहाँ है भी कि नहीं, या यूँ कहें कि उसे खुद भी इस बारे में नहीं पता था। इधर हॉस्पिटल में पंकज अंश के कहने पर संदीप के पास आया था। वो उसके वार्ड में गया तो उसे देखकर संदीप, जो अभी भी मशीनों के बीच घिरा हुआ था, वो बोला, अंश कहाँ है?
संदीप के सवाल पर पंकज ने उसे निमी की चोट के बारे में बता दिया। ये सुनकर संदीप बोला, ओह, तब तो उसे वहीं रहना चाहिए। वैसे पता नहीं मुझे कब तक ऐसे मशीनों के बीच रहने वाले हैं। इनसे कहो मुझे किसी प्राइवेट रूम में शिफ्ट करे। यहाँ पर मशीनों की बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तभी अंदर आते हुए एक सीनियर डॉक्टर, जो सिर्फ पौधे से काफ़ी सीनियर थी, फिर भी उसकी एज करीब 25 के आसपास ही लग रही थी, उसने संदीप की बात सुन ली। वो अंदर आकर बोली, अभी अभी आपकी सर्जरी हुई है, इसलिए अभी आपको दूसरे वार्ड में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। क्या पता आपको कब किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाए जो प्राइवेट वार्ड में नहीं मिल सकती है। वो डॉक्टर स्पेशली दूसरे शहर से संदीप की सर्जरी के लिए आई थी। उसका नाम ऋचा था। ऋचा की बात पर संदीप बोला, अब कौन सा ट्रीटमेंट बचा हुआ है? पूरा पेट तो काट ही दिया है ट्रीटमेंट के नाम पर। ऋचा बोली, देखिए आपको अभी ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहिए। संदीप शिकायत करते हुए बोला, वो तो ठीक है, लेकिन पिछले 5 घंटे से मैं होश में हूँ, पर खाने के नाम पर कुछ नहीं मिला और पानी मांगा तो इस छोटे से ढक्कन से पिला रहे हैं। इतना टॉर्चर क्यों? ऋचा ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अभी आपका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, इसलिए आपको अभी कुछ देर खाना नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो सिर्फ लिक्विड जो डाइजेस्ट हो सके। अभी लीवर प्रेशर नहीं ले सकता है। ऋचा ने संदीप को काफ़ी नॉर्मली वर्ड में कहा था, पर संदीप का ये सुनकर मुंह बन गया। वो खुद से बोला, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। रात हो चली थी। माला अपने रूम में थी। तभी पंकज वहाँ आया। वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था, इसीलिए उसे देखकर माला बोली, क्या हुआ, बहुत थके हुए लग रहे हो। पंकज ने सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ, मैं तनुश्री के बारे में पता लगा रहा था और कमाल की बात है उसकी इन्फॉर्मेशन सभी जगह से गायब है, हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। माला ने पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? एक इंसान की इन्फॉर्मेशन गायब कर देना ये कैसे पॉसिबल है? पंकज ने कहा, पॉसिबल है अगर उस इंसान ने पहले से ही अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा रखी हो तो। मुझे तो लगता है कि तनुश्री ने सुसाइड भी नहीं की है, ज़रूर उसका मर्डर हुआ है। माला ने कहा, हो भी सकता है, वैसे भी भाई की दुश्मनों की कमी थोड़ी ना है, उसने दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बनाए हैं। माला की इस बात पर पंकज हंसने लगा। इधर अंश के रूम में निमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब उसे दर्द का पता चल रहा था, क्योंकि उस वक्त तो उसे पेन किलर दिया गया था, इसलिए दर्द पता नहीं चल रहा था। पर अब जैसे जैसे दवाई का असर खत्म हो रहा था, वैसे वैसे ही निमी को दर्द का पता भी चल रहा था। निमी ने नीचे उतरने की कोशिश की और जैसे ही अपने पैर नीचे रखी, उसको दर्द हुआ। निमी की दर्द भरी आवाज़ जैसे ही अंश के कानों में गई, वो जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? नीचे क्यों उतर रही हो? मुझे आवाज़ दे देती। निमी ने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने सोचा शायद चल सकती हूँ। अंश ने कहा, रियली? तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोचती हो? उसके बाद अंश निमी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम ले गया। उधर मिता अपने रूम में बैठी अभी भी आदि के बारे में सोच रही थी। उसने कितना समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आदि को समझ ही नहीं आ रहा था। मिता परेशान सी थी कि तभी रियान का कॉल आया। मिता ने कॉल रिसीव किया तो रियान ने उससे निमी के बारे में पूछा। मिता ने जब उसे जवाब दिया तो रियान उसकी आवाज़ सुनकर बोला, क्या बात है मिता, तुम परेशान लग रही हो। मिता ये सवाल सुनकर सोच में पड़ गई कि रियान को सब बताया या नहीं। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने रियान को सारी बातें बता दी। सब सुनने के बाद रियान ने कहा, उसे टाइम दो मिता, ऐसा होना लाजमी है, पर देखना तुम, उसे बहुत जल्द ही सही गलत का पता चल जाएगा, क्योंकि आदि खुद किसी को दुखी नहीं देख सकता।
मिता ने परेशान होते हुए कहा। जानती हूँ रियान, लेकिन मैं उसके लिए परेशान होने से खुद को कैसे रोक लूँ? वो मेरा भाई है और अभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। कहीं गुस्से और दुख में आकर कुछ गलत ना कर ले। रियान ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आदि बहुत समझदार है, वो कुछ गलत करने का नहीं सोचेगा। वो तुम्हें अंसर पर विश्वास रखना चाहिए, वो जरूर कुछ कर रहे होंगे जिससे यह गलतफहमी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यू डोंट वरी। रियान की बात सुनकर मिता को थोड़ी सी हिम्मत मिली। सच ही तो कह रहा था रियान, अभी अंश से ज़्यादा इस सच को कौन सामने लाना चाहेगा। अंश के रूम में अभी निमी ठीक अंश के सामने सोफे पर बैठी हुई थी और अंश उसके सामने बैठा था। अंश उसे गुस्से से देख रहा था क्योंकि बाथरूम में निमी ने बाहर आने के लिए अंश को नहीं बुलाया था और खुद ही लंगड़ाते हुए बाहर आ गई थी। तभी उसका पैर स्लिप होने वाला था, पर अंश ने उसे बचा लिया, वरना एक बार फिर से निमी गिरकर खुद को चोट लगा लेती। निमी ने धीरे से कहा, सॉरी अंश। अंश ने कहा, कितनी बार बोलोगी? तुम्हें तो हर दिन खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक चढ़ता है। एक काम करो, तुम मुझे रोज सुबह 10 बार सॉरी बोल दिया करो, जिससे बार बार तुम्हें सॉरी बोलने का कष्ट न करना पड़े। अंश की आवाज़ में गुस्सा साफ साफ पता चल रहा था। निमी मन ही मन खुद को कोस रही थी। अच्छा खासा उसने खुद को अंश की डांट से बचाया था और फिर से उसने गलती कर दी। निमी से अब कुछ भी बोलते नहीं बन रहा था। उसके पास सारे बहाने खत्म हो गए थे। तभी रूम का डोर नॉक हुआ तो अंश ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने एक सर्वेंट था जिसके हाथ में खाने की ट्रॉली थी। अंश ने उससे वो ट्रॉली ले ली और फिर से निमी के पास आकर बैठते हुए बोला, खाने का अगर मन हो तो खा लो। अंश की बातों में निमी को खुद के लिए ताना नजर आ रहा था, क्योंकि निमी हमेशा अपने ही मन का करती थी। निमी जल्दी से अंश के हाथ से प्लेट लेकर खाने लगी, क्योंकि अब वो खाने के ऊपर अंश से कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहती थी। अंश आराम से उसे देख रहा था। निमी जल्दी जल्दी खा रही थी, इसलिए खाना खा के उसके गले में अटक गया और निमी खांसने लगी। ये देखकर अंश ने निमी को पानी पिलाते हुए कहा, आराम से नहीं खा सकती तुम? निमी ने कहा, आप ऐसे गुस्से से देखेंगे तो मैं आराम से कैसे खा सकती हूँ? निमी आगे बोली, हो गई ना गलती, कितनी बार सॉरी कहूँ? मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊँगी, अगर पता होता तो ऐसा काम क्यों करती? निमी की बात सुनकर अंश कुछ नहीं बोला और उसे आराम से खाना खिलाने लगा। थोड़ी देर में खाना भी खत्म हो गया। फिर अंश ने निमी को दवाई दी। निमी ने दोपहर से बहुत सो लिया था और उसे अभी नींद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए वो मूवी लगाकर देखने लगी। अंश ने भी उसे नहीं रोका। फिर अंश ने अपने फ़ोन से डॉक्टर को कॉल करके संदीप की हालत के बारे में पूछा। तभी उसे संदीप की भी आवाज़ सुनाई दी। वो उससे बोला, भाई ये लोग ढंग से खाना नहीं दे रहे, इस तरह से तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। अंश इस वक्त ऋचा से बात कर रहा था, जो कि अभी संदीप के वार्ड में उसे चेक कर रही थी। तभी संदीप फ़ोन लेकर उसकी ही शिकायत करने लगा। ऋचा ने उसे घूरकर देखा, लेकिन वो उसे कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि वो उसका पेशेंट था। फिर ऋचा अपना फ़ोन लेकर अंश से बोली, मिस्टर मित्तल, इनको अभी कुछ दिन लिक्विड डाइट पर रखा गया है एंड इट्स इम्पोर्टेंट। अंश ने कहा, आई अंडरस्टैंड, आप अपने तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए एंड डोंट वरी अबाउट हिम। ऋचा ने कहा, श्योर सर। उसने इतना बोलकर फ़ोन काट दिया। संदीप अभी भी उसे घूरकर देखे जा रहा था। अगर सिर्फ अपनी आंखों से किसी का खून किया जा सकता तो संदीप ने कब का ऋचा को ख़त्म कर दिया था, पर बेचारा अभी वो कर भी क्या सकता था। एक तो कमज़ोर शरीर, ऊपर से वही लड़की उसकी डॉक्टर। अगर उसे ज़्यादा गुस्सा दिलाया तो कहीं पूरे महीने उसे लिक्विड खाना ना खाना पड़ जाए।
यही सोचकर संदीप ऋचा से ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहता था। संदीप को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद ऋचा ने उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि संदीप तब से उससे कुछ न कुछ पूछे ही जा रहा था और इन सब से वो पूरी तरह से पक चुकी थी। अगर संदीप की कंडीशन इतनी सीरियस नहीं होती तो वो कब का वापस मुंबई जा चुकी होती, लेकिन उसे संदीप की कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से पता था। यहाँ तक कि सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद भी उसे डर था कि कहीं बॉडी उस नए लीवर को रिजेक्ट न करने लग जाए, इसलिए ऋचा का इस हॉस्पिटल में रहना अभी ज़रूरी था। दवाई और इंजेक्शन की वजह से संदीप को नींद आने लगी थी और वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके सोने लगा। उसको सोते देखकर ऋचा चैन की सांस लेते हुए बोली, अच्छा है सो गया, वरना परेशान कर रखा था। ठीक से चेक भी करने नहीं दे रहा था। एक तो अंश मित्तल का दोस्त है, जरा से भी लापरवाही हुई तो पता नहीं वो क्या करेंगे। अंश ने कॉल काटने के बाद अपने कुछ मेल चेक किए जिसमें तनुश्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं थी। पंकज ने उससे पहले ही बता दिया था कि तनुश्री की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तब अंश ने लोकी को इस काम पर लगाया था, पर लोकी भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाया। अंश ने एक गहरी सांस ली और वापस रूम में आ गया। उसने रूम में आकर देखा तो निमी मूवी देखते हुए ही सो गई थी। शायद ऐसा दवाई की वजह से हुआ था। अंश आराम से उसके पास गया और उसके पास से लैपटॉप को दूर करके बंद कर दिया। फिर निमी को अच्छे से सुलाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। फिर उसके सिर पर किस करके और उसे देखते हुए धीरे से बोला, बदमाश लड़की। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।